Hey everyone, welcome to CLAT Point and let's start today's the Hindu news discussion जो कि CLAT, ALET, DULLB, LLM, NLSET एंड अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट आप 2022 या 23 में देने वाले हैं, उसके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, आज से ही हम क्विज स्टार्ट कर रहे हैं, जो स्टार्टिंग में मैं आपसे पूछूंगा और उसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट डे हम उसका आंसर डिस्कस करेंगे। तो आज का जो आपका क्वेश्चन है वो है, अकॉर्डिंग टू हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 के अंदर भारत की क्या रैंक थी। तो आप लोग जरूर बताने की कृपा करिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट इज एन एंटी डेवलपमेंट। कल भी हमने इससे रिलेटेड एक आर्टिकल देखा था, बट हमने उसको डिस्कस नहीं किया था। मैंने इसलिए नहीं कहा था कि जब डिटेल में कुछ आएगा तब डिस्कस करेंगे, और आज आया है। तो आज हम डिटेल में देखते हैं कि ये सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट क्या है और क्यों इसको एंटी डेवलपमेंट एंड एक्सेट्रा चीजों में काउंट किया जा रहा है। तो देखिए, सबसे पहले आप इस मैप के अंदर ना वेस्टर्न घाट क्या होता है वो जानिए। तो वेस्टर्न घाट में आपको थोड़ा सा मार्क करके दिखाता हूँ। ये देखिए, जो आप इधर से देख रहे हैं ना, ये पूरी लाइन रेड वाली, ये वेस्टर्न घाट कहलाती है। इसमें तमिलनाडु का भी कुछ पोर्शन होता है, इसमें इस मैप में नजर नहीं आ रहा है। आप इस मैप में भी देख सकते हैं, वेस्टर्न घाट इसको कहा जाता है। तो ये जो सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट है ना, ये इस वेस्टर्न घाट से रिलेटेड ही है। और कैसे है, क्या है ये गडगिल कमेटी, क्या है कस्तूरिरंगन कमेटी, सब जानेंगे धीरे धीरे। तो देखिए, व्हाट इज सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट। तो ये देखिए, एक रेलवे की ट्रैक बिछाने की बात हो रही है, जिसकी टोटल लेंथ होगी 5 to 9 किलोमीटर्स। 10 से 11 स्टेशन इसमें कवर होंगे, कहीं कहीं 10 लिखा है, कहीं कहीं 11 लिखा है। डिस्ट्रिक्ट विद सिल्वर लाइन रेल जो है वो 11 इसमें कवर होंगे। मैक्सिमम स्पीड जो ये ट्रेन कवर करेंगी वो करेंगी 200 किलोमीटर पर आवर। इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं, सेमी हाई स्पीड रेल सिल्वर लाइन इसको बोला गया है। कासरगोड से लेके तिरुवनंतपुरम तक ये आपका ट्रैक बिछाया जाएगा। अब पहले तो जानते हैं क्या होता है इको सेंसिटिव जोन, क्या है वेस्टर्न घाट। देखिए, वेस्टर्न घाट जो है हमारा, एक डिमांड काफी समय से उठती है कि इस पूरे एरिया को इको सेंसिटिव जोन की तरह जो है वो घोषित कर दिया जाए। अब इको सेंसिटिव जोन क्या होता है? देखो, इको सेंसिटिव जोन के अंदर अगर कोई भी चीज को डाल दिया जाए तो फिर उसमें कुछ लिमिटेशंस लग जाती हैं। आप उस एरिया के अंदर काफी कुछ नहीं कर सकते, जैसे कि कंस्ट्रक्शन का काम नहीं हो सकता, डेवलपमेंट का काम नहीं हो सकता। वहां पे और भी बहुत सारे तरीके की, जैसे आप वहां पे पेड़ नहीं काट सकते हैं। और इको सेंसिटिव जोन जो है वो किसी भी जगह से मिनिमम जो है वो आपका 100 मीटर के रेंज से स्टार्ट होता है, और मैक्सिमम आप 10 किलोमीटर तक उस जगह से कर सकते हो। जैसे कि मान लो ये पेड़ है, इसको हमने घोषित कर दिया कि ये इको सेंसिटिव जोन है, तो ये मिनिमम इस एरिया को हम चूज कर सकते हैं कि 100 मीटर का एरिया जो है वो इको सेंसिटिव जोन के अंदर आएगा। बट मैक्सिमम इसको आप 10 किलोमीटर तक भी खींच सकते हो इसकी रेडियस को, और फिर उसकी चारों तरफ का जो पूरा का पूरा सर्कल बनेगा वो इको सेंसिटिव जोन के अंदर आएगा। तो ये बात यहाँ पे है कि वेस्टर्न घाट्स को जो है कस्तूरिरंगन कमेटी और गडगिल कमेटी बनाई गई थी कि वेस्टर्न घाट्स को प्रोटेक्ट कैसा किया जाए। वेस्टर्न घाट जो है काफी रिच, आपका पूरा का पूरा एक आप कह सकते हो कि काफी सारे पेड़ पौधे हैं वहां पे, और किस तरीके से उसको प्रोटेक्ट किया जाए ये बात होती रहती थी। तो गडगिल कमेटी और कस्तूरिरंगन कमेटी वेस्टर्न घाट के प्रोटेक्शन के लिए बनी थी, और दोनों ने ही अपने अपने इस पे पॉइंट्स रखे थे जो कि बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट थे। गडगिल कमेटी कहती है कि वेस्टर्न घाट को ना इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया की तरह घोषित कर देना चाहिए, और कस्तूरिरंगन कमेटी ने बोला था कि 37% ऑफ वेस्टर्न घाट को जो है वो इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया में डालिए। इसके बाद गडगिल कमेटी है वो ये कहती है कि जो रक्षा करने का काम है ना वेस्टर्न घाट का, ये लोकल लोगों को दो जो आसपास रहते हैं। वहीं कस्तूरिरंगन कमेटी ने कहा कि नहीं, ये काम जो है इसकी जिम्मेदारी ब्यूरोक्रेसी को लेनी चाहिए, ब्यूरोक्रेट्स को लेनी चाहिए, गवर्नमेंट को लेनी चाहिए। गडगिल कमेटी की जो बातें थी ना वो थोड़ी सी इम्प्रैक्टिकल थी, वहीं कस्तूरिरंगन कमेटी की बातें थोड़ी सी प्रैक्टिकल थी। गडगिल कमेटी ने बिल्कुल इन्वायरमेंट पे ध्यान रखते हुए चीजों को बोल दिया, वहीं कस्तूरिरंगन कमेटी ने थोड़ा सा प्रैक्टिकल चीजों को रखते हुए बोला। क्योंकि देखिए, जहां जहां पे वेस्टर्न घाट आता है ना, कर्नाटका इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, जो काफी बार ऑब्जेक्शन लेता है कि वेस्टर्न घाट की वजह से हम डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे हैं, और अगर ये इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया कर दिया जाएगा तो हमारे एरिया में डेवलपमेंट ही नहीं हो पाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो कस्तूरिरंगन कमेटी ने दोनों चीजों का थोड़ा थोड़ा ध्यान रखा है। वहीं गडगिल कमेटी ने प्रो एनवायरमेंट फ्रेंडली अपनी ये जो रिकमेंडेशंस थी वो दी थी। इसके अलावा और भी इन्होंने कुछ कुछ बातें बोली थी, जैसे कि कंस्टिट्यूट द वेस्टर्न घाट इकोलॉजिकली अथॉरिटी अंडर द MOEF। एक क्वेश्चन है मेरा आप लोगों से, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। कौन सी मिनिस्ट्री जो है वो डिसाइड करती है कि कोई पर्टिकुलर एरिया इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया के अंदर आएगा, ये नहीं आएगा? तो बिल्कुल सही आपका थॉट प्रोसेस है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। यही जो है वही यहाँ पे डिसाइड करेगी कि कौन सा एरिया जो है वो वेस्टर्न इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है, कौन सा एरिया इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया नहीं है।
तो यहाँ पे ये कहा था इन्होंने कि भैया एक अथॉरिटी बना दो, और यहाँ पे इन्होंने बोला था कि जो ऑलरेडी लीगल फ्रेमवर्क है उसी को स्ट्रॉन्ग करो, नई चीजें बनाने की कोई जरूरत एज सच है नहीं। तो ये हमने कुछ बातें यहाँ पे देखी। इसके बाद अभी देखो सिल्वर लाइन, ये जो पब्लिक डोमेन में बात आई है सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट के बारे में, उसके बाद ये काफी न्यूज में है। क्यों है? क्योंकि देखिए एक तो काफी ज्यादा कंस्ट्रक्शन होगा, तो वेस्टर्न घाट के एरिया में होगा, तो वहां से काफी ज्यादा आप कह सकते हो कि जो पेड़ पौधे हैं उन्हें काटा जाएगा, तो नुकसान होना ही होना है जो प्राकृतिक चीजें हैं उनका। प्लस फिर इसमें देखिए काफी सारा पैसा लग रहा है। क्या है ये, थोड़ा सा इसको डिटेल में देखते हैं। करीबन 63,940 करोड़ रुपीज इसके ऊपर लगने हैं, और डिस्टेंस जो है वो 5 to 9.45 किलोमीटर कवर करेगी। 5 साल के अंदर कहा जा रहा है कि कंप्लीट होगी, 11 स्टेशन की कवर करने वाली है। लैंड रिक्वायर्ड कितनी होगी? 1383 हेक्टेयर इंक्लूडिंग प्राइवेट लैंड। आपको पता है देयर वाज अ टाइम व्हेन राइट टू प्रॉपर्टी वाज आल्सो अ फंडामेंटल राइट। अब वो फंडामेंटल राइट नहीं है, लीगल राइट है। कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन सा आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का लीगल राइट प्रोवाइड करता है प्रॉपर्टी को लेके। फिर देखिए क्या है, मैक्सिमम स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर रहेगी, और इसमें जो है यूरोपियन ट्रेन कंट्रोल सिस्टम लगाया जा रहा है जिससे कि प्रॉपर तरीके से एक्सीडेंट फ्रेंडली बनाई जा सके। बिजनेस एंड स्टैंडर्ड क्लास होगी 2+2, 3+2, 675 के आसपास कैपेसिटी होगी पर ट्रेन की, और 9 कार के सेट होंगे हर ट्रेन के अंदर। तो ये कुछ बातें यहाँ पे कही जा रही हैं, और कंप्लीशन टोटल जो है वो मैंने आपको बताया कि 64,000 करोड़ रुपीस के आसपास का यहाँ पे होगा। कहाँ से कहाँ है? तो कासरगोड यहाँ से लेके तिरुवनंतपुरम तक ये पूरा का पूरा ट्रैक बिछाया जाएगा। तो इसे ही सिल्वर लाइन आपका पूरा प्रोजेक्ट कहा जा रहा है, और इसी को रिलेटेड अभी काफी न्यूज समय समय पे हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे जो एडिटोरियल है वो क्रिटिसाइज कर रहा है कि ये एक एंटी डेवलपमेंट है, क्योंकि आप जो है नेचुरल जो हमारी डाइवर्सिटी है उसे खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। वेस्टर्न घाट्स में इतना ज्यादा जब कंस्ट्रक्शन होगा, इतनी ज्यादा चीजें जब आप लाएंगे तो अपने आप ही समस्या देखने को मिलेगी। तो ये सारी बातें यहाँ पे इस आर्टिकल के अंदर कही गई हैं, और जिसको मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है। आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल के ऊपर, जो कि बात करता है डीजोकोविक के बारे में। ये एडिटोरियल्स आए हैं, और पहला एडिटोरियल मैंने आपको डिस्कस किया सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट से रिलेटेड। अब एक एडिटोरियल आज आया है डीजोकोविक से रिलेटेड। अब ये क्या है भैया? जो लोग टेनिस खेलते हैं या देखते हैं उनको पता होगा कि नोवाक डीजोकोविक टेनिस की दुनिया में कितना बड़ा नाम है। अभी मामला क्या हुआ है देखिए, ये स्कॉट मॉरिसन कौन है? ये ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, और इन्होंने एक ट्वीट किया है, मिस्टर डीजोकोविक वीजा हैज बीन कैंसल्ड। अभी क्या मामला है? मामला ये है, देखिए अभी ना आपके ऑस्ट्रेलिया ओपन होने वाले हैं, और अभी अगर आप देखो तो टोटल ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट टाइटल्स जो हैं उसमें हाईएस्ट जो जीते गए ना वो रॉजर फेडरर, राफेल नडाल और नोवाक डीजोकोविक के द्वारा जीते गए हैं 20-20-20। ये वाला एक अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट होता, क्योंकि इसमें से कोई एक तीनों में से जीतता तो वो टॉप पे पहुंच जाता। अब यहाँ पे क्या हुआ, नोवाक डीजोकोविक जो है ना, इन्होंने कोविड-19 से जो वैक्सीन है अलग अलग देशों में, उसमें से कोई सी भी वैक्सीन नहीं लगवाई है। तो ऑस्ट्रेलिया का ये कहना है कि हमने तो हमारे ही देश के प्लेयर्स को बाहर बैठा दिया था कि आप जब तक प्रॉपर नियम कानून फॉलो करके नहीं आओगे हम नहीं आने देंगे। इसका एक एग्जांपल है आईपीएल के बाद आप देख रहे थे किस तरीके से जो ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी थे वो ऑस्ट्रेलिया में ना जाकर अगल बगल की कंट्रीज में जाके कुछ दिन रहे थे। तो यहाँ पे नोवाक डीजोकोविक ने किसी भी तरीके की वैक्सीनेशन नहीं कराई है, जिसके चलते हुए इनको जो है वीजा कैंसिल कर दिया गया है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और अब जिससे कि साफ बात है कि वो ऑस्ट्रेलिया ओपन नहीं खेल पाएंगे, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा जो इनके फैंस हैं और पूरे विश्व के जो टेनिस देखने वाले लोग हैं उनके लिए क्वेश्चन है। लेकिन यहाँ पे ये भी बात सही है कि वैक्सीनेट नहीं हुए हैं, और जो रूल्स आर रूल्स। तो लेट्स सी इस पे क्या होता है। अब ग्रैंड स्लैम और इन सब की बात आई है तो थोड़ा सा देख लो। विश्व में 4 जो ग्रैंड स्लैम है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन, यूएस ओपन। ऑस्ट्रेलिया ओपन जो है वो जनवरी के टाइम पे होता है जो भी चल रहा है, फ्रेंच ओपन मई टू जून होता है, विंबलडन जो है जून टू जुलाई होता है, यूएस ओपन अगस्त से सितंबर होता है। फ्रेंच ओपन के किंग जो है राफेल नडाल कहलाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन जो है ना हार्ड कोर्ट पे होता है, फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पे होता है, विंबलडन ग्रास कोर्ट पे होता है, यूएस ओपन जो है वो हार्ड कोर्ट पे होता है। तो ये दूसरा एडिटोरियल आज हमने देखा। अब आगे बढ़ने से पहले अगर आप क्लैट की तैयारी कर रहे हैं, क्लैट यूजी का एग्जाम देना है, 5 ईयर लॉ करना है, तो आप हमारे 2022 का क्रैश कोर्स, 2023 का ईयर लॉन्ग कोर्स में आप इनरोल कर सकते हैं। प्लस आप हमारे एलेट एंड क्लैट के मॉक्स भी परचेस कर सकते हैं। अगर आप लोग क्लैट पीजी की तैयारी कर रहे हैं तो क्लैट पीजी का 2022 का क्रैश कोर्स चल रहा है, 2023 का ईयर लॉन्ग बैच चल रहा है, क्लैट पीजी के मॉक टेस्ट हैं। इसके अलावा एनालिसेट की तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्लासेस एज वेल एज कोर्स तो है ही है, साथ में आप मॉक अगर लेना कोई चाहे तो मॉक भी ले सकता है। डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हमारे मॉक्स एंड क्लासेस के थ्रू कराई जाती है, प्लस क्लासेस में तो वीडियो लेक्चर्स एंड एवरीथिंग विल बी कवर्ड।
ड्यू एलएलबी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स ड्यू एलएलबी का एलिड बैच में इनरोल कर सकते हैं या ड्यू एलएलबी के हमारे मॉक्स जो हैं उनको ले सकते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल के ऊपर, इन्फ्लेशन कॉन्ड्रम। अब ये आर्टिकल जो है ये बहुत थोड़ा सा इकोनॉमिकली लिखा हुआ है, जो आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको इन्फ्लेशन क्या होता है ना ये पता होना चाहिए। तो देखो इन्फ्लेशन मैंने आपको पास्ट में भी बता रखा है और मैं फिर बताता हूँ। जब आज मान के चलो कि आप पार्ले जी का एक पैकेट जो है ना वो 5 रुपए में खरीद रहे हो, उसमें आपको 10 बिस्किट पार्ले जी के मिल रहे हैं। आज से 5 साल बाद ना आप वही पार्ले जी के 10 बिस्किट 15 रुपए में खरीद रहे हो। तो ये क्या हो रहा है, पैसों की जो वैल्यू धीरे धीरे आप देख रहे हो कि कम होती जा रही है, आप उसी चीज को खरीद रहे हो ज्यादा दामों में। तो यही होता है इन्फ्लेशन, जब प्राइस जो है वो देखने के लिए हाई हो जाते हैं लेकिन आपको चीज वही मिलती है। तो बेसिक एग्जांपल इन्फ्लेशन का ये है। इसका एक और एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं, चलिए ठीक है, जिससे आपको थोड़ा समझने में आसानी रहे। आप आज से पहले ट्रेन का टिकट करते थे, बहुत हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, ठीक है। आप एक जगह से मान लीजिए 10 किलोमीटर आप ट्रेवल करते थे, वो आपको 10 रुपए का टिकट मिलता था। अब आज से 5 साल बाद भी आप 10 किलोमीटर ट्रेवल कर रहे हो, लेकिन आप 10 रुपए का नहीं ले रहे हो, अब आप ले रहे हो 40 रुपए का, 30 रुपए का। तो ये क्या हुआ, सेम चीज के लिए आपको ज्यादा प्राइस पे करना पड़ रहा है। और यही आपका एग्जांपल हो गया इन्फ्लेशन का, कि जब पैसों की वैल्यू है ना वो कम हो जाती है। दैट्स इट। अब क्या है, क्या इन्फ्लेशन को कॉज करता है, क्या कारण है जिसकी वजह से इन्फ्लेशन होता है। तो 3 मोस्टली जो रीजन है इन्फ्लेशन के जो होते हैं, पहला होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, दूसरा होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, तीसरा होता है बिल्ट इन इन्फ्लेशन। ठीक है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन बेसिकली ये है कि जब आप लोग पैसा है आप लोगों के पास और आपकी डिमांड बढ़ रही है, जिसके वजह से लोगों ने अपने सामानों की चीजें जो हैं, पैसा की वैल्यू जो है वो बढ़ा दी है। जैसे कि एग्जांपल ले लो, मान लो बहुत ज्यादा मैगी बिकने लग गई थी, तो पहले 5 रुपए का पैकेट मिलता था, ज्यादा सामान मिलते, तो उन्होंने थोड़ा सा बढ़ा दिया। तो ये क्या, ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन है। ठीक है, लोगों के पास पैसा है और आपने सामान आगे से दाम बढ़ा दिया, तो ठीक है, जितना डिमांड बढ़ेगा उतना सप्लाई होगा, उतना इकोनॉमिक ग्रो करेगी, उतनी जॉब बढ़ेगी। तो ये वाला इन्फ्लेशन ना हर कंट्री चाहता है कि उनके यहाँ पे आए। दूसरा है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, जो कि कोई भी कंट्री नहीं चाहता है कि वहां पे आए। इसमें क्या होता है, जैसे कि ऑयल के दाम है वो महंगे हो जाएंगे, अगर वो महंगे हो जाएंगे तो फिर सारी चीजें जो उससे इकोसिस्टम से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि आपको पता है ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी चीज के, जो भी आप मार्केट में सामान खरीदने जाते हो, यूज करने जाते हो, तो पता पड़ता है कि ऑयल की कीमत की वजह से सारे के सारे जो इकोसिस्टम उससे जुड़े हुए हैं सबके प्राइस बढ़ रहे हैं। तो ये होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, जो कोई भी कंट्री नहीं चाहता है। तीसरा होता है बिल्ट इन इन्फ्लेशन। तो बेसिकली ये बिल्ट इन इन्फ्लेशन भी एक अच्छा एग्जांपल है। जब वर्कर्स जो हैं वो सैलरीज और वेजेस जो हैं वो इंक्रीज होती है, तो उसी समय सामानों की भी कीमत बढ़ जाती है। जैसे कि एक आप जो 6th वेतन आयोग आया था, उससे पहले आप 2003-4 से पहले देखते थे कि चीजें जो हैं कितनी सस्ती मिलती थी। 2003-4 के बाद आप देख रहे थे अचानक से चीजें बढ़ गई थी, लेकिन सैलरीज भी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की, मार्केट में लोगों की इनकम भी बढ़ गई थी। तो ये चीज जो है, ये 3 टाइप के आपके इन्फ्लेशन है जो आप समझ गए होंगे। इसके बाद एक न्यूज आई है आज, नो वन डाइड ऑफ हंगर इन रिसेंट टाइम्स, ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है। अब ये कितना सच है कितना नहीं है तो एक अलग बात है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पे ये चीज बोली है। देखो, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 आया था, जिसमें ये बात कही गई थी कि हम सुनिश्चित करेंगे कि भारत के हर नागरिक को खाना दिया जाए, जिसके चलते हुए फिर मिड डे मील स्कीम, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये सब चीजें आई थी। ये लॉ जो है ये 12 सितंबर 2013 को आया था। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट लाया क्यों गया था, क्योंकि आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, उसका आर्टिकल 21 ना आपको यहाँ पे ये भी फंडामेंटल राइट देता है, राइट टू फूड। ये भी सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रिटेट किया है और इसी के चलते हुए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को लाने की जरूरत फील करी गई थी। इसके बाद टैबलॉग सिलेक्शंस फेयर, राजनाथ सिंह ने ऐसा बोला है। देखिए होता क्या है ना, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आज के न्यूज़पेपर में छुपी थी। जो टैबलॉग्स होते हैं, झांकी होती है 26 जनवरी की, इसको सेलेक्ट कौन सी मिनिस्ट्री करती है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ध्यान रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस सेलेक्ट करती है कि कौन सी झांकी प्रदर्शित करी जाएगी, कौन सी नहीं करी जाएगी। कुछ स्टेट्स की जैसे कि वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, इनकी झांकियों को ना रिजेक्ट कर दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा। तो उसी को चलते हुए राजनाथ सिंह जी ने बोला है कि हमने जो सिलेक्शन किया है ये फेयर किया है, और अब जो इसके अगेंस्ट में आवाज उठा रहे हैं वो गलत उठा रहे हैं। फिर क्या है, पंजाब में ईडी ने सर्चेस करी हैं एंड इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट सीज करीबन 6 करोड़ का, ये एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है, हटाओ। इसके बाद है इन फ्लक्स ओवर स्मोक टावर्स। दिल्ली में देखिए स्मोक टावर कन्नॉट प्लेस में कुछ दिन पहले इंस्टॉल किया गया था। स्मोक टावर देखो एक इस तरीके का एक वो लगा दिया जाता है, उसमें इधर यहाँ पे ऐसे कुछ स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे विंडोज होती हैं, इधर से एयर पास होती है और यहाँ से निकलती है प्योर करके, ठीक है।
ये एक एग्जांपल है आपके सामने स्मोक टावर का। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा स्मोक टावर जो है वो चाइना में है, सबसे बड़ा स्मोक टावर भी चाइना में है, और काफी ज्यादा चाइना ने अपने पॉल्यूशन को मिनिमाइज किया है ड्यू टू स्मोक टावर। दिल्ली में बहुत ही कम क्वांटिटी में लगे हुए हैं, तो उससे बहुत ज्यादा तो अंतर नहीं दिखेगा, लेकिन हाँ तब भी प्रयास करना जो है सही है। रिसेंटली दिल्ली में ना आईआईटी दिल्ली ने और एक और आईआईटी है आईआईटी मुंबई, इन लोगों ने मिलके जो है स्मोक टावर इंस्टॉल किए थे। अब क्या है, व्हाट इज अ स्मोक टावर? तो देखिए बेसिकली ये बहुत टेक्निकल गए हुए हैं, इतना अपने को नहीं जानना है। सिंपल सी बात है, इस तरीके का एक स्ट्रक्चर होता है, और यहाँ पे तो ओरिजिनल स्मोक टावर का फोटो भी नहीं है। एक इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है जिसमें इधर से एयर पास होती है, नीचे फैन लगे होते हैं और फिल्टर्स लगे होते हैं, और जब हवा यहाँ से पास होती है तो वो क्लीन करके निकलती है। जो दिल्ली में लगा है वो क्या है, तो 24 मीटर हाई स्टील ये एक सीमेंट स्ट्रक्चर खड़ा किया गया है, जिसमें 40 बड़े फैन नीचे लगे हैं, और जो फिल्टर पेपर मैं बता रहा हूँ जिससे हवा पास होती है वो 3M के लगे हुए हैं। करीबन 20 करोड़ का कॉस्ट आया है इसको बिल्डिंग में, एंड 1000 क्यूबिक मीटर ऑफ एयर पर सेकेंड विल बी प्योरीफाइड बाय द टावर। ये सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी थी, उसके बाद इसको स्टार्ट किया गया था बिल्ड करने का काम, और मैंने आपको बताया कि आईआईटी दिल्ली विद आईआईटी बॉम्बे मिलकर इसको बनाया गया था। इसके बाद ड्रोन अटैक्स अनएक्सेप्टेबल सेज इंडिया। कल हमने देखा था कि आपके यूएई के अंदर 2 इंडियंस एंड एक पाकिस्तानी की मृत्यु हो गई थी। यमन हाउतीज ने इसकी जिम्मेदारी ली थी बाय ड्रोन अटैक। यमन हाउतीज क्या है, मैंने पूरा आपको स्टडी कल कराया है इसका, तो जिन्होंने नहीं देखा है कल की वीडियो जाके देख लीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट आज सेंटर वाई ओनली 19 वुमेन वर एडमिटेड एट एनडीए। तो देखिए नेशनल डिफेंस एकेडमी में सुप्रीम कोर्ट ने ये सब तो कह दिया कि भैया सबको लो, राइट टू इक्वालिटी भी हो गया, सब कहने की बातें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब कहा कि सिर्फ 19 महिलाओं को ही क्यों लिया, मतलब आप इतने सारे बॉयज लेते हो, सिर्फ 19 महिलाएं क्यों ली गई, उस पर क्वेश्चन उठाया गया है। लेट्स सी आगे इस पे क्या आता है। फिर देखिए क्या है, आर्मी रेस्क्यूज स्ट्रैंडेड सिविलियंस। आप लोग देखिए घूमने जाते हैं, बर्फ की जगहों पे सबसे ज्यादा लोग घूमने पहुंच जाते हैं, फोटोज खिंचाते हैं। अब यहीं पे कुछ इस तरीके से टूरिस्ट लोग पहुंचे हुए थे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। करीबन 30 सिविलियंस जो हैं वो बर्फ में धंस गए थे, आर्मी ने हमारे उनको रेस्क्यू किया है। तो घूमने से पहले ना थोड़ा मौसम की जानकारी ले लिया करो, फिर जाया करो, है ना, और अभी तो जाओ ही मत। अगला आर्टिकल है कार्टूनिस्ट नारायण देवनाथ पासेज अवे। कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कि नारायण देवनाथ पासेज अवे वाज रिलेटेड टू विच फील्ड। तो क्लैट में डायरेक्टली ऐसे अब नहीं आएंगे, लेकिन जो एलेट देंगे या फिर जो और भी आप अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट देंगे वहां पे ये क्वेश्चन बन सकता है। तो ही वाज अ कार्टूनिस्ट एंड ही इज ऑल्सो ए होल्डर ऑफ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सम अवार्ड। मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा है इस अवार्ड का, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी सी। या ही गॉट पद्मश्री इन 2021 एंड एकेडमी अवार्ड इन 2013। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद क्या है, मार्शल रेप जेंडर न्यूट्रल लॉज कम अप एट एनसीडब्ल्यू मीट। तो मार्शल रेप का जेंडर न्यूट्रल लॉज की बातें कही जा रही है कि जब मैन का बात आता है कि वुमेन के साथ अगर स्पाउस जो है जबरदस्ती करता है तो मार्शल रेप में आए, तो ये सेम चीज वाइस वर्सा भी होनी चाहिए कि अगर वुमेन भी इस तरीके की चीजें करें अपने हस्बैंड के साथ तो उसको भी इंक्लूड लिया जाए। जेंडर न्यूट्रल का बेसिकली मतलब यहाँ पे यही होता है। इसके बाद क्या है, बिंकिन टू विजिट यूक्रेन अमिड इन्वेजन फियर्स। तो मैंने आपको जिस तरीके से बताई हैं चीजें, आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। मैंने आपको पूरा यूक्रेन क्राइसिस समझाया है क्या हो रहा है। अब बिंकिन कौन है भैया, ये यूएस के सेक्रेटरी हैं। तो पूरा यूरोपियन कंट्रीज, नेटो के सारे मेंबर्स जो हैं वो यूक्रेन को अपनी तरफ खींचने में लगे हैं। रशिया धमकाने में लगा है कि भैया तुम उधर मत जाओ। क्यों ऐसा कर रहा है, क्योंकि यूक्रेन जो है एज ए बफर स्टेट की तरह काम करता है रशिया के लिए इन यूरोपियन कंट्रीज के साथ। और यूरोपियन कंट्रीज क्यों चाहते हैं यूक्रेन को अपने में, क्योंकि फिर रशिया के जस्ट बॉर्डर टच है तो वो रशिया पे प्रेशर डाल सकते हैं फ्यूचर में अगर कभी वॉर टाइप की सिचुएशन होती है। फिर अगला आर्टिकल देखिए, एक बहुत ही विचित्र आर्टिकल है, राइजिंग सी लेवल्स प्रॉम्प्ट इंडोनेशिया टू रिलोकेट कैपिटल। पॉल्यूशन की वजह से सी लेवल बढ़ रहा है, जिसके वजह से इंडोनेशिया जो है वो अपनी कैपिटल चेंज करने के लिए बैठा है। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर एक बड़ा ये आश्चर्यचकित करने वाली बात है। तो पॉल्यूशन कम करो भैया, कब इंडिया के साथ ऐसा हो जाए। अगला आर्टिकल है, जर्मनी में कंसीडर हॉल्टिंग नॉर्ड स्ट्रीम 2। ये आर्टिकल अगर आपको याद हो मैंने आपको पहले ही समझा दिया था एक बार जब हम मैप में देख रहे थे। नॉर्ड स्ट्रीम 2 क्या है पहले ये देख लो। देखो रशिया की इकोनॉमी जो है ना नेचुरल गैस पे बहुत ज्यादा डिपेंड है। रशिया ने एक इस तरीके की नेचुरल गैस की पाइपलाइन अभी चाइना में भी बिछाई थी। अब यहाँ पे नॉर्ड स्ट्रीम 1 तो एक ऑलरेडी लाइन चल रही है, नॉर्ड स्ट्रीम 2 बिछी थी जर्मनी तक, इसमें नेचुरल गैस सप्लाई करते हैं। देखो यूएस को बड़ी खुशी हुई थी जब रशिया यूक्रेन के पंगे में आया था, क्योंकि यूएस नहीं चाहता था कि जर्मनी को नेचुरल गैस रशिया सप्लाई करे, क्योंकि यूएस पहले भी चाहता है कि उसी की इकोनॉमी ग्रो हो और उसी से सब लें। दूसरी रशिया की इकोनॉमी ना ग्रो हो वो भी यूएस चाहता है, क्योंकि यूएस रशिया की बनती नहीं है। तो नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन अब क्वेश्चन में क्यों आ गई है, क्योंकि रशिया का जो बिहेवियर है यूक्रेन को लेते हुए उसके चलते हुए जर्मनी ने यहाँ पे स्टैंड लिया है कि भैया तुम इस तरीके से बिहेवियर रखोगे तो हम ये नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन भले लग चुकी है, बन चुकी है,
हम आपसे गैस नहीं लेंगे, तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। तो ये चीज यहाँ पे न्यूज में थी, जो मैंने आपको पहले भी एक दिन डिटेल में जब हम समझ रहे थे तब समझा था। अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं आज हमने क्या क्या देखा। तो हमने नॉर्थ स्ट्रीम 2 लाइन के बारे में देखा, हमने इंडोनेशिया अपनी कैपिटल शिफ्ट करने की बात कर रहा है, बिंकिन टू विजिट यूक्रेन अमिड इन्वेजन फियर्स, मार्शल रेप को जेंडर न्यूट्रल लॉज के साथ आया जाए, आर्मी रेस्क्यूज स्टैंडर्ड सिविलियंस, कार्टूनिस्ट नारायण देवनाथ जी की मृत्यु हो गई है, ही वॉज एन पद्मश्री एंड अकेडमी अवार्ड विनर, सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड सेंटर व्हाई ओनली 19 वुमेन ऑन एडमिटेड एनडीए, राइट टू इक्वालिटी की बात होती है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसी को लेके यहाँ पे बात आई है। ड्रोन अटैक्स अनएक्सेप्टेबल सेज इंडिया, यूएई में ये चीज हुई थी, यमन यहूतीज ने इसको अपने ऊपर जिम्मेदारी ली थी। स्मोक टावर के बारे में हमने देखा, क्या है स्मोक टावर, दिल्ली में किस तरीके से फंक्शन कर रहा है। टैबुलेक्स सिलेक्शन इज फेयर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस टैबुलेक्स सिलेक्शन करती है। इसके अलावा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट क्यों आया था, क्योंकि राइट टू फूड इज ऑल्सो फंडामेंटल राइट, और सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा कह रही है कि रिसेंटली नो वन डाइड ऑफ हंगर। फिर क्या है, भारत में फूड सिक्योरिटी एक्ट के थ्रू भारत की 2/3 जो जनता है वो कवर होती है। व्हाट कॉजेज इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन क्या है हमने ये देखा। इसके अलावा अगर आप हम इनमें से किसी भी हमारे कोर्सेज में इनरोल करना चाहें, डिस्क्रिप्शन में जाइए, हमारे वेबसाइट की हमारे ऐप की लिंक है, स्टोर सेक्शन में जाना है, वहां से इन कोर्सेज को परचेस कर लेना है। इसके अलावा हमने ग्रैंड स्लैम कहाँ कहाँ होते हैं, किस किस ग्राउंड पे होते हैं, अभी क्या मसला था, ये डिजोकोविक वाला क्या मसला था। फिर हमने सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट जो है बहुत अच्छे से कवर किया, डिटेल से कवर किया। इकोनॉमिकली सेंसिटिव जोन क्या होते हैं हमने ये भी कवर किया। एंड दिस इज इट, दिस इज हमारा आज का सेशन। एंड आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो। इस क्वेश्चन का जवाब जरूर दीजिएगा एंड हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।